न्याय नहीं मिला ना, आज आपके सामने कह रहा हूं, जिसने सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा, जिसने, मुख्यमंत्री समेत, अगर वो अगले चुनाव में अपनी जमानत बचा लेवे तो आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आइएगा। मेरा जो पहला रिएक्शन मेरे दिमाग में आया वो यह कि मैंने अपराधी मैं हूं, मैंने अपराध किया है। गृह मंत्रालय कोई भी नेता अपने पास इसलिए रखता है कि पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी के भी पेच कसा जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में जिस तरह पिछली सरकार में तन्मय कुमार काम करते थे, यहां पर भी कई तन्मय कुमार आ गए हैं। ये कौन डीजीपी है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे ऑनेस्ट कोई अफसर नहीं होगा। मैंने भी कई बार फेसबुक पे लिखा है जनता की लॉटरी लग गई, लेकिन संभवतः उनके भी हाथ बांध दिए होंगे। रंजिश निकाली जाती है खादी द्वारा, खाकी का इस्तेमाल करते हुए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई जी की संदिग्ध मौत से पहले उन्होंने अपने करीबी मित्र एडवोकेट गोवर्धन सिंह के साथ में व्हाट्सएप चैट की थी, जिससे ये खुलासा हो पाया कि वो किसी गंदी राजनीति का शिकार थे। आखिर क्या था पूरा मामला, इस पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। गोवर्धन सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आपको विष्णुदत्त जी की मौत का समाचार मिला तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, अपने आप से या किसी से भी? सुनने के बाद क्या लगा आपको, क्या महसूस हुआ? पहला रिएक्शन मेरा ये था कि मैंने कोई अपराध कर दिया, क्योंकि जब एक दिन पहले वो मुझे बता रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, एक इतना ईमानदार, इतना बहादुर, इतना जाबाज, इतना कर्तव्यनिष्ठ, इतना न्यायप्रिय व्यक्ति जब नौकरी छोड़ रहा था तो मुझे समझ जाना चाहिए था और मुझे तुरंत यहां से उसी समय रवाना होकर उनके पास पहुंच जाना चाहिए था। आज वो कोहिनूर हीरा हमारे पास होता। मेरा जो पहला रिएक्शन मेरे दिमाग में आया वो यह कि मैंने अपराधी मैं हूं, मैंने अपराध किया है। आज इनकी मौत को 3 से 4 दिन हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये रियली में सुसाइड है या इसके पीछे कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए, षड्यंत्र बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इसलिए है कि इतनी सारी चीजें राजगढ़ में और मेरे चैट पर और अदर सारी चीजें आ गई एविडेंस, जिनसे यह लगता है कि ऐसा बहादुर व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता। पुलिस थाने में जहां उनका क्वार्टर है वह थोड़ा किनारे पड़ता है। राजगढ़ राजस्थान का सबसे वर्स्ट थाना माना जाता है, जहां पर मर्डर होना सामान्य बात है। विष्णुदत्त जी को धमकियां मिल रही थी, दबाव था उन पर, यह सारी बातें उन्होंने रोजनामचे में लिखी है। उनका मोबाइल जो है उसमें क्या क्या किसकी धमकियां आई है वह मोबाइल अभी पुलिस के पास है। आरोप वहां की लोकल विधायक पर भी लग रहे हैं, उन्होंने भी गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की बात कही है। तो आज की अवस्था में अथवा राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली अनुसंधान में या जांच में आप और हम इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकते कि यह आत्महत्या या हत्या है, क्योंकि जिस तरह के वहां हालात थे, मैं वहां पर क्वार्टर में जाकर आया और उनकी डेड बॉडी जिस तरह से लटकी हुई थी 10 घंटे से, उनकी डेड बॉडी जहां लटकी हुई थी उसके जस्ट पास में कुर्सी पड़ी है, हिली भी नहीं कुर्सी, और पलंग से जस्ट चिपके हुए पैर उनके दिख रहे थे। तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या ही है। उन पर दबाव था, प्रेशर था, धमकियां थी, सब एविडेंस है। लेकिन यह सारा मामला इसलिए जांच यहां नहीं हो सकता राजस्थान में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है और इस बात के साक्ष्य भी हैं, कुछ चीजें आ रही भी सामने। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित एक आईएएस, अखबार में भी छपा है, वो बार बार एसपी चूरू और बीकानेर आईजी पर प्रेशर बना रहे थे कि वहां की विधायक जो शिकायत कर रही है उसके अनुसार कार्रवाई करिए। और इस बात के एविडेंस भी वहां राजगढ़ में सामने आए कि वहां के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसरों को विधायक के कहने पर चूरू की एसपी, बीकानेर के आईजी,
ये बार बार विधायक के अनुसार काम कर रहे थे, इसके रिकॉर्ड भी हैं, कागजात भी है। राजगढ़ जैसी जगह पर यानी सादुलपुर विधायक जो जीतते हैं, जहां पर गुंडों की, अपराधियों की फौज है, मर्डर होना सामान्य बात है, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन का उन अपराधियों से गठजोड़ नहीं होगा? किसी न किसी एक प्रत्याशी से जरूर जुड़े हुए होते हैं वहां के अपराधी, कहीं के भी अपराधी। खाकी और खादी का जो ये गठजोड़ सामने आया इस पूरे मामले में, इस गठजोड़ में अपराधी भी शामिल है, ऐसा मेरा मानना है। तो गोवर्धन जी, ये बात है, वहाँ की जो विधायिका हैं वह हैं कृष्णा पुनिया जी, जो कि हमारे खेल जगत में उन्होंने एक नाम रोशन किया है देश के लिए। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या चीज हो सकती है कि इतना दबाव, इतना भय कि विष्णुदत्त जी ने तो आत्महत्या करी, दूसरे दिन सारा थाना स्थानांतरण चाह रहा है उनके खौफ से। ऐसा क्या खौफ हो सकता है खिलाड़ी का जो अभी वर्तमान में विधायक है? देखिए, राजगढ़ में सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूं, केवल पुलिस वालों से नहीं, सरकार के जो अन्य विभाग वहां के राजगढ़ थे उनसे भी मिला। सबकी एक राय थी कि वहां एमएलए एक नहीं है, 10 से ज्यादा एमएलए हैं वहां पर। उनके पति भी एमएलए है, उनके देवर भी एमएलए हैं, उनके कार्यकर्ता भी एमएलए हैं, और वो सारे लोग सभी सरकारी कर्मचारियों को जिस स्टाइल में धमकाते हैं, मेरे पास कुछ के ऑडियो पड़े हैं, टेक्स्ट पड़े हैं, व्हाट्सएप पड़े हैं, जिन्होंने लोगों ने वहां मुझे दिए, उससे लगता है कि राजगढ़ की जो विधायक हैं। इसके अलावा एक चैट विष्णु जी का भी पड़ा है, जो विष्णु जी को बदनाम करने के लिए विधायिका के बारे में जो बातें लिखी गई है विष्णु जी द्वारा, वह भी प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से खादी का, खाकी के बड़े अफसरों के साथ कुछ न कुछ गठबंधन जरूर था, जिस कारण से यह परिणति मिली। अन्यथा देवता कहलाने वाला व्यक्ति, इतना जांबाज अफसर, सिंघम के नाम से प्रचारित, उसके साथ ऐसी घटना घट जाए, यह संभव हो नहीं सकता। हाँ, वहाँ पे हमने देखा कि विष्णु जी इंसान नहीं भगवान थे, इस तरह के नारे भी लगे। तो ये उनकी लोकप्रियता को वो शो हो ही रहा है, और जहाँ भी वो रहे उनके ट्रांसफर के बाद में वहाँ पे कर्फ्यू की स्थिति रही, ऐसा लोग बाग बताते हैं। वो आदमी, पता नहीं, मैं आपके माध्यम से जो बात बता रहा हूं, आप वेरीफाई करिए जहां जहां उनका पदस्थापन रहा, लोग रोए उनके ट्रांसफर पर। ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं आपके पास। इतना पॉपुलर आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इतना न्यायप्रिय आदमी, जिसको जनता कभी भी जाकर उठा करके अपनी बात कह सकती थी। और उदाहरण आपको, कितना पॉपुलर रहा होगा। उनके कार्यकाल में उनके थाने में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज होने की परंपरा बंद ही हो जाती थी लगभग। यानी किसी परिवादी पीड़ित को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता था। मैं साक्ष्य है मेरे पास इस बात के, रिकॉर्ड्स हैं इस बात के। ऐसा पुलिस वाला इस राजस्थान में, मैं दावे से कहता हूं, एक भी नहीं है। फिर गोवर्धन जी, बात बताइए कि जो चैट में हमने देखा कि एक कोई पुलिस थाना परिसर का निर्माण से संबंधित बात थी कि उसमें 40 लाख की लागत लगी, और कोई विधायिका का कहना है कि 5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 1.5 करोड़ लगा और 3.5 करोड़ आपने खा लिए। क्या आपको लगता है दबंग, इतना ईमानदार, निडर, कर्तव्यनिष्ठ, जिसने कहीं परवाह नहीं करी हो जीवन में, वो इतने से आरोप से इतना भयभीत हो गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया? अब इसके पीछे दो बातें। मैं राजगढ़ में जब लोगों से बात कर रहा था, तब राजगढ़ के लोगों ने जो कहा, उसकी 2-3 लाइनें बताता हूं आपको। पहली लाइन, हमने अपने जीवन काल में ऐसा पुलिसकर्मी देखा ही नहीं। अनगिनत लोगों ने राजगढ़ में यह बात कही। आपने अगर वीडियो देखे हो तो थाने के बाहर इस कोरोना में, महामारी में, लॉकडाउन में हजारों लोग खड़े थे, मरने की परवाह किए बिना। दूसरी एक बात और सामने आई कि वहां इससे पहले जो पुलिसकर्मी रहे, ऐसा कहा जाता है कि वह पुलिसकर्मी, वहां लोग कह रहे थे, 1-1.5 लाख रुपया महीने की मंथली विधायक का, ये जो विधायक जिनका आप बता रहे हैं उनको देते थे।
यह चर्चा राजगढ़ में आप अपने स्तर पर पता कराइए, अपने साथियों को भेजकर पता कराइए, तो आपको ये सामने आएगी। अब विष्णुदत्त से यह कल्पना करना कि वो 1 रुपया देगा, असंभव बात थी। ऐसी अवस्था में दो ही इलाज थे। पहला यह कि विष्णुदत्त को दबाओ, बदनाम करो और उसको, स्वाभिमानी व्यक्ति को अंदर से इतना तोड़ दो कि वो इतना टूट जाए कि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे। और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि वहां के जो अपराधी हैं, जो नेताओं के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से उनका मर्डर करवा दो। राजगढ़ ऐसी जगह है जहां पर ऐसे कई मर्डर हुए जो 10,000 या 20,000 रुपए में मर्डर कर देते हैं। वहां पर अनगिनत मर्डर हुए पिछले सालों में, अनगिनत। तो दोनों संभावनाएं जो है वो इतनी खतरनाक है कि पूछिए मत बात। अब प्रश्न आता है कि उस स्वाभिमानी व्यक्ति को कैसे तोड़ें। इस पूरे घटना में किसी नेता से वो नहीं टूटता, वो टूटा है तो अपने लोगों से। ऐसे कुछ एविडेंस मेरे पास है जिसमें उसने अपने उच्चाधिकारियों को, यानी चूरू एसपी को और आईजी बीकानेर को कहा कि साहब ये जो विधायिका कराना चाह रही है मैं नहीं करूंगा, ये गलत काम है। तो उसको कहा गया कि आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे विधायक इशू बना सके, पहली लाइन। दूसरी लाइन, जब वो कुछ भी काम करते और विधायक शिकायत करती तो वहां के अफसरों ने यह कहा कि आप थाने से बाहर मत निकलिए। अब आप बताइए, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को आप थाने में बिठा दीजिए एमएलए के कहने पर, क्या करेगा वो? फिर तीसरा जो आपने पूछा, उस पर यह आरोप लगा देना कि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया है और उसमें 3.5 करोड़ खा गया थाने का काम कराने में। मैं मिला हूं उनसे जिन्होंने उस काम में सहयोग किया। उन्होंने कहा हम विष्णुदत्त से कभी मिले ही नहीं। हम 5 लोगों ने हमारे क्षेत्र के, और उन्होंने एक कमेटी बना करके, उनको तो यह भी पता नहीं कि कौन सहयोग कर रहा है, बस उसमें जनता के भले के लिए जो चीजें हो सकती थी वो हमने सहयोग करके अपने आप जुटा कर वहां लगाया है। और आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो उसमें आईपीएस अफसरों ने भी कहा है कि नितांत ईमानदारी से काम कराया गया था वहां पर। तो सवाल यह आता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना जो घोर ईमानदार हो। उन्होंने लिखा है विष्णुदत्त जी ने कि मैंने पूरे जीवन में 1 रुपये रिश्वत नहीं ली, और मेरे खिलाफ जिस तरह का घिनौना आरोप लगाया गया है वह आरोप उनको अंदर से कमजोर लगातार कर रहा था। एक दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीने नहीं, 2 महीने से उनको तोड़ा जा रहा था लगातार। और उसको तोड़ने में जो भूमिका है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं आपको, खादी की तो भूमिका है ही है, साथ में खाकी के बड़े अफसर भी मिले हुए थे। यानी खादी की गोदी में बैठी खाकी थी वहां, अन्यथा इतना कोहिनूर जाता नहीं। वो शायद मुझे अपनी बात से बहुत चीजें समझाना चाहते होंगे, नहीं समझा पाए। और गलती मेरी भी है कि मैं भी इतनी गंभीरता समझ नहीं पाया। तो गोवर्धन जी, उन्होंने आपको ही क्यों चुना? मतलब एक दिन पहले, जब मेरा ऐसा मानना है कि जब आदमी को से कुछ बड़ा स्टेप उठाने की सोच रहा होता है कि मैं यार अब देह लीला समाप्त कर लूं या मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, तभी ऐसा सोचता है आदमी। तो तब वो जिस आदमी को मन याद करता है कि मैं इससे बात करूं, तो उन्होंने आपको चुना, एक हिंट दिया उन्होंने आपको। हालांकि ये नहीं कहा कि क्या इतनी बड़ी स्टेप उठा सकते हैं। तो गोवर्धन सिंह को ही क्यों चुना उन्होंने? बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे पुलिस वाले, वकील, गोवर्धन सिंह को क्यों चुना? आप राजस्थान में मन में कोई भी ईमानदार पुलिस वाले का नाम चुनिए, कोई भी मन में कल्पना करिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या तो वो मेरा मित्र मिलेगा या वो मेरा शुभचिंतक मिलेगा। बहुत भरोसा होगा उस आदमी को मेरे पर। उस आदमी ने परिवार को, रिश्तेदारों को, पुलिस कर्मियों को और अन्य लोगों को नहीं कहा, मुझे समझाने की कोशिश की। बस गलती इतनी सी की कि वो पूरी बात नहीं बता पाए। तो मेरा ये जो बदकिस्मती है कि मैं समझ नहीं पाया। मेरा चयन उस आदमी ने बहुत भरोसे से किया होगा। इस दुनिया में एक आदमी का चयन करके उन्होंने समझाने की कोशिश की और मैं समझ नहीं पाया। एक दिन अगर मैं लेट नहीं होता या मैं तुरंत निर्णय कर लेता तो आज आपके और हमारे बीच में होते। गोवर्धन जी, उस दिन जो घटना हुई, घटना वाली शाम देर रात तक उनका शव नहीं उतारा गया।
बीजेपी के काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, खूब नारेबाजी होने लगी। रात को एक इंसिडेंट होता है वहाँ पे कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता को किसी डीसीपी, जो आईटी सेल के वहाँ के डीसीपी लेवल के अफसर थे, उन्होंने किसी कार्यकर्ता को बाहर जाने के लिए बोल दिया। इस पर विवाद होता है राजेंद्र राठौड़ और उनके बीच में। आपने उस वीडियो को देखा है? आपने नहीं देखा होगा, वो भी एक अफसर ही है, वो पुलिस वाला अफसर ही है। उसकी खींच देख रहे हैं आप उस वीडियो में, वो खींच रहा है, एक हंगामा मच रहा है। और उसको फिर उसके बाद में क्या, जो भी राजनेता थे, वाट एवर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जिस तरीके से वो वहाँ पे पुलिस वालों को ये समझाएगा हमें, ये बोलेगा हमें, इस तरह के वर्ड्स, बाद में सर सुनने में आया कि उनको वापस चुरू भेज दिया गया, चुरू लगा दिया गया, उस जगह से हटा दिया गया। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस पुलिसकर्मी के बारे में आप कह रहे हैं, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूं, वो बहुत सज्जन पुलिसकर्मी माने जाते हैं। लेकिन उस दिन जो उनका व्यवहार था वो बड़ा अजीब सा था, शायद अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है। क्योंकि आईजी साहब उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसके बावजूद वो रुक नहीं रहा था, तो ऐसा क्या हो गया? लेकिन साथ में यह भी बात कहता हूं कि उसके मन में भी दर्द था इस पूरे एपिसोड को लेकर के। इसके साथ एक बात और भी कहता हूं कि उसने पूरे चुरूस पुलिस को एक बताकर जो वीडियो में बोला, बहुत ज्यादा था वो, थोड़ा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। कई बार पुलिसकर्मी अपने उच्चाधिकारी को दिखाने के लिए भी ऐसा बोल देता है। उस पूरे वीडियो को आप देखिए तो वो जिस तरह का व्यवहार उस वीडियो में कर रहा है, वह पुलिस के किसी अनुशासन में रहने वाले अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता है। अब सवाल आता है कि जिनको राजनीति करनी थी वो राजनीति कर रहे थे वहां पर, क्योंकि उनको मुद्दा मिला। राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनने के बाद, मैं बोल रहा हूं आपके साथ, सुन लीजिए दोबारा ध्यान से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार बनने के बाद आपको विपक्ष नाम का कुछ चीज दिखा क्या? पहली बार इस कांग्रेस सरकार में विपक्ष को मुद्दा मिला है, और मुद्दा मिला है, और उस मुद्दे पर जो विपक्ष कर सकता है वो कर रहा है, क्योंकि जनता उद्वेलित है। ज्यादा विपक्ष का रोल नहीं है इसमें, जनता उस देवता के लिए रो रही है, जनता उद्वेलित है। और राजनीति करने वाले लोगों ने उस दिन जो एफआईआर दर्ज कराई, आप पढ़िएगा, मैं भी मौजूद था, राजस्थान का ठीक ठीक सा वकील माना जाता हूं, मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूं। वो एफआईआर मुझसे भी लिखाई जा सकती थी, लेकिन वो एफआईआर किसने लिखी? पुलिसकर्मी ने। कौन पुलिसकर्मी? जो आईपीएस अफसर के अधीन काम कर रहा था, और उसमें सारे तथ्य जो पड़े थे, एविडेंस, विष्णु जी ने जो बोला, जो चैट थी, नहीं डाली गई। 306 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ। 306 आईपीसी में जब तक किसी को नाम नहीं इंगित करो, आप नामजद नहीं करो, चाहे उनको संदिग्ध बताइए, तब तक उनको सजा कराने में मुश्किल होती है। मैं मौजूद था ना। अचानक रातों रात ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि चुपके से एफआईआर पर सिग्नेचर करा करके और उसको चुपके से दर्ज किया गया। और हमारे जो साथी थे, यानी उस परिवार की ओर से आंदोलन करने वाले जो लोग थे, इसके अलावा जनता थी, तो हमारे साथी, वकील साथी, विपक्ष के लोग जो वहां पर आंदोलनकर्मी के रूप में काम कर रहे थे, प्लस जनता, उनमें से किसी को नहीं पूछा गया, बताया नहीं गया। क्या लेकर आए? न्यायिक जांच। और कैसा मूर्ख बनाया उनको, बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि मर्ग संख्या 23/2020 की न्यायिक जांच कराएंगे। मर्ग क्या होती है? संदिग्ध मौत की केवल जांच। और जब मर्ग पर एफआईआर दर्ज हो गई तो मर्ग तो स्वतः ही खत्म हो गई, अब वो अनुसंधान का हिस्सा हो गई, अब उसमें अनुसंधान चलेगा। कौन सी न्यायिक जांच? इसका मतलब निश्चित रूप से ये न्यायिक जांच का झूठा झुंझुना इनको दे दिया गया, और ये झुंझुना बजाते हुए मीडिया में कहने लगे, साहब हमको न्यायिक जांच मिल गई। कोई न्यायिक जांच नहीं मिली इनको। 174 सीआरपीसी में जो मर्ग दर्ज थी, उसकी न्यायिक जांच के लिए कलेक्टर ने एक पत्र लिखा, जबकि मर्ग की जांच तो समाप्त होकर अनुसंधान शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह झुंझुना दिया गया।
और वो जो बड़े नेता, बड़े वहां पर एमएलए, बड़े आंदोलनकर्मी थे, वो झुंझुना लेकर आ गए और ये कहा कि हमने न्यायिक जांच जो है वो प्राप्त कर ली है। कोई न्यायिक जांच नहीं मिली। और दूसरी बात कही, अनुकंपा नियुक्ति। ऐसे कोहिनूर हीरे के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति देकर के भी सरकार एहसान कर रही क्या? प्रत्येक मृतक राजकीय कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। यानी जनता को मूर्ख बनाया गया। वो बेसुध हालात में जो परिवार था उनको भी मूर्ख बनाया गया। प्रेशर में ले लिया कि इन्होंने खाकी के बड़े अफसरों ने, वही गठबंधन, खादी और खाकी का, सत्ता और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन। सिपाही आज बीमार हो रहा है, एएसआई आज बीमार हो रहा है, सब इंस्पेक्टर आज बीमार हो रहा है और इंस्पेक्टर वहां रो रहे हैं और भी अफसर कुछ रो रहे हैं, छुप छुप कर रो रहे हैं। सवाल आता है कि ये जो पूरा खेल हुआ, पूरा आंदोलन हुआ, विपक्ष ने जो किया, इसका परिणाम शून्य निकला। अब जब हमने इस बात को और परिवारजनों ने, जनता ने, नागरिकों ने इस बात को बढ़ाया, तब वही आंदोलनकर्मी वापस अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के हारे हुए जीते हुए जितने एमएलए एमपी है, सैकड़ों लोग आज की डेट तक पत्र लिख चुके हैं सीएम को कि सीबीआई जांच कराइए। सीएम साहब यानी श्री अशोक गहलोत अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। आप पूछिए, मैं कह रहा हूं, आप अपने कैमरामैन को ले जाकर पूछिए कि आप सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते? क्या भय है आपको? किसको बचाना चाहते हैं सीबीआई जांच से? मैं तो कह रहा हूं सीबीआई जांच से हो सकता है कुछ नहीं निकले, आपके सारे एमएलए, नेता, अफसर सब फ्री हो जाए। सीबीआई जांच तो करा दीजिए। इतनी जनता उद्वेलित है। आप ट्विटर देखिए, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, देश में नंबर 1 चल रहा है विष्णु दत्त का मामला। ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। आप फेसबुक पर एक पोल चल रहा है, लाखों लोगों ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं। आपने भी एक पोल चलाया हुआ है, इसमें अब 99% लोगों ने, अब उसमें जो लाखों लोग सीबीआई मांग चाहते हैं, देखिए ये नेता हैं, ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग होते हैं और इस मोटी चमड़ी का एक ही इलाज है, इनका वोट का डर होना चाहिए। और जनता ने कहा कि इस बार जो सीबीआई की जांच नहीं देगा, जो पत्र नहीं देगा सीएम को, अगली बार जमानत बचा के दिखाए। अब भय हुआ है इनमें। आज मेरे पास अनेक एमएलए के फोन आए कि साहब आपके व्हाट्सएप पर हमने पत्र लिखकर भेज दिया है, आप देख लीजिए। मेरे पास फोन आए अभी, जस्ट आप जब आए उससे पहले फोन अटेंड कर। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आपकी जो मुहिम है कि सभी एमएलए विधायकों से सीबीआई जांच की मांग का पत्र लिया जाए, आपने सभी से निवेदन किया है, आप संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसीज के आपके साथी लोगों से जो आपसे जुड़े हैं फेसबुक पे, तो अब तक कितने लोगों के पत्र अंदाजन आपके पास आ चुके होंगे? मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा पत्र अब तक आ चुके हैं और कुछ व्हाट्सएप पे पड़े होंगे और भी, लेकिन 100 से ऊपर पत्र आ चुके हैं, जिसमें एमएलए, एमपी, जीते हुए, हारे हुए, वो भी कुछ लोग उसमें शामिल है। आज शाम तक मेरा यह मानना है कि लगभग 300 एमएलए, एमपी के पत्र, हारे हुए, जीते हुए मिला करके वो आ जाएंगे। आने वाला समय आप देखिएगा, एकमात्र मुख्यमंत्री बचेंगे जिनका पत्र नहीं आएगा, बाकी सबका पत्र आएगा। और बाद में दृश्य क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आप सर्वे करा लीजिए, आज करा लीजिए, मुख्यमंत्री स्वयं सर्वे करा ले, 90% वोटर उनका यह कहेगा कि सीबीआई जांच चाहिए विष्णु दत्त में। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इस पूरे जनता की भावना को कोई नहीं समझ पा रहा है पॉलिटिशियन, मैं कह रहा हूं उससे कमजोर बुद्धि का व्यक्ति कोई है नहीं। यह दृश्य होने वाला है, जस्ट ही होने वाला है। कोई ऐसा भी आया आपके फेसबुक पेज पर, आपने कहा कि जो नहीं देंगे उनकी फोटो डालिए, अभी तक कोई है जिन्होंने नहीं दिया? अभी हमने केवल पत्र मांगने की बात कही, सब पत्र दीजिए, और बाद में हम जब 1 दिन का 2 दिन का टाइम देकर के फिर हम कहेंगे अब जिन्होंने नहीं दिया है उनका जनता जनाजा निकालेगी। फोटो लिखेंगे कि फला नाम एमएलए, ये विधानसभा क्षेत्र, इस पार्टी के एमएलए हैं और इन्होंने सीबीआई जांच के लिए पत्र मांगने पर आनाकानी की और इनकार किया है, जनता की जानकारी के लिए। और अगले चुनाव में आप अगर उचित समझो तो इस ईमानदार व्यक्ति की को न्याय दिलाने में इनकी भूमिका नहीं होने कारण से इनकी जमानत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, जनता तय कर दे।
और अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इनसे हारे हुए एमएलए का लीजिए। यह एक ही तरीका है किसी पॉलिटिशियन को कांच दिखाने का। जनता की मांग है ना, समझ जाइए। नहीं समझते हैं तो आप उस परिणाम के लिए तैयार रहिए जिसको नेता को सर्वाधिक डर लगता है, वो है वोट। और जनता इस बार वोट की चोट देगी उसको जो विष्णुदत्त, जो देवता भगवान कहलाने वाला व्यक्ति था, उसको न्याय नहीं देगा। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के संयोजक हैं और नागौर सांसद हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी कि इसकी सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच हो। आज उन्होंने एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया है #सीबीआई जांच। इसको आप कितना समर्थन देते हैं? देखिए, ट्विटर पर जो ट्रेंड है वो सभी फेसबुक पेज से एक साथ तय हुआ था। हनुमान जी के साथ काम करने वाले लोग वह भी न्याय चाहते हैं। उन्होंने हमसे चर्चा की, मेरे पास कॉल आया कि साहब आप और हम और समाज के सारे लोग मिलकर एक ट्विटर का जो है वो तय करें नाम, ताकि वो जल्दी ट्रेंड हो, जनता तक पहुंचे, जनता तक ये पीड़ा पहुंचे और न्याय जल्दी मिले इसके लिए। तो वह जो ट्विटर तय हुआ और वो आज देश में बहुत, मतलब सभी का कमांड प्रयास। हनुमान जी का यह बात सत्य है कि वो एक पॉपुलर नेता है, इसमें कोई शक नहीं। वो कई बार उनके बारे में जो है सब जानते हैं कि आप अगर पुराना एपिसोड ध्यान हो तो आरपीएससी चेयरमैन हबीब खान गोरान के खिलाफ पहली बार विधानसभा में दहाड़ने वाले व्यक्ति वही थे। बाद में तो बहुत सारे लोग उनके साथ आए, वो अलग बात है। मैं हनुमान बेनीवाल के अलावा और जितने नेता हैं आप देखिएगा आने वाले समय में इतने अनगिनत लोग आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर देता हूं, सरकार है यहां पर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और प्रदेश स्तर के एमएलए एमपी सब कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, अन्यथा इतना बड़ा नुकसान होने वाला है राजनीतिक दल को, पूछिए मत बात, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस को है। ये सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि जनता उद्वेलित है, न्याय मांग रही है जनता। ये मेरा मानना है। आपने बताया सीबीआई जांच के लिए 3 लोग ही इसको दे सकते हैं। अगर मान लो ऐसा ना हो, भगवान करे, और मान लो कि मुख्यमंत्री गहलोत इसकी सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं देते हैं, तो फिर आप क्या प्रयास करेंगे? दूसरा ऑप्शन, अपने पास केवल न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका में परिवारजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, केंद्र सरकार पिटीशन फाइल कर सकती है, सीबीआई स्वयं पिटीशन फाइल कर सकती है कि हम ये केस लेना चाहते हैं, और न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को उचित लगेगा तो वह उस पर आदेश करके इस मामले की जांच जो है सीबीआई को भेज देंगे। लेकिन मेरा यह मन कहता है कि किसी पॉलिटिशियन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जनता का यह जो ज्वार है उसको झेल सके, क्योंकि जनता पूछेगी साहब आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करना चाहते हो, तो उस पॉलिटिशियन के पास कोई जवाब नहीं होगा इस बात का। गोवर्धन जी, कोई एक किस्सा आपको बता सकते हैं कवि विष्णुदत्त जी का, जो आपको याद आता हो, जो उनकी इस छवि को परिलक्षित करता हो, कोई ऐसा किस्सा? अनगिनत ऐसे किस्से हैं, लेकिन आप जहां जहां उनका पदस्थापन रहा ऐसे अनगिनत चीजें आप उनसे एक किस्सा मुझे तुरंत अब याद आया, आपने कहा तो मुझे, बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ पुलिस थाना जो बहुत संवेदनशील रहा, जहां पर आईजी एसपी संभाल नहीं पाए, वहां पर वो एसएचओ थे और वहां पर दंगे वंगे सब बंद होकर के जनता उनको भगवान मानने लगी। इसी दौरान एक मादक पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया और मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में पुलिस की वाहवाही होगी, साहब बहुत बड़ा मामला पकड़ लिया इन्होंने। विष्णु जी की वाहवाही हुई, आईपीएस अफसरों की वाहवाही हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया में चला जम करके, लेकिन अनुसंधान में तो आया कि वह व्यक्ति निर्दोष है। विष्णुदत्त जी ने अपने अफसरों को कहा कि साहब ये तो निर्दोष है। अफसरों ने कहा कि अब अगर इसको निर्दोष बताया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। विष्णुदत्त जी ने अपने अफसरों से लड़ाई की, कहा यह पाप मैं कर नहीं सकता, मैं किस मुंह से अपने आप को जवाब दूंगा, कचोटती है मुझे यह बात, मेरे से बात की उन्होंने, कहा मैं ये काम होने नहीं दूंगा किसी हालत में। और वही विष्णुदत्त ने अपने अफसरों से लड़ा करके उस मामले में उस निर्दोष व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई दिलाई और जिसने वो अफीम मादक पदार्थ रखा था उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसका चालान पेश किया।
ऐसा कोई पुलिस वाला करता नहीं है सामान्यतः परिस्थितियों में। तो विष्णुदत्त का जो इतना बड़ा उसका जमीर था कि वो जमीर नहीं छोड़ेगा, जीवन छोड़ सकता है, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। तो मतलब इसका जब तक सीबीआई जांच इसमें नहीं मिलेगी तब तक गोवर्धन सिंह चुप नहीं बैठेगा। मैं तो जब तक जो दोषी है उसको सामने ला करके उसको सजा नहीं मिल जाती तब तक चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि जितना दर्द मेरे अंदर है, जितना मैं दिख रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, उससे कई हजार गुना मेरे दर्द अंदर है। क्योंकि आपने, मैंने और राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने ऐसा कोहिनूर खोया है जिसको जनता भगवान मानती थी, मानती नहीं, वो था। कई बार कहते हैं न्यायप्रिय विष्णुदत्त, मैं कहता हूं न्यायमूर्ति विष्णुदत्त। न्यायमूर्ति हमारे कोर्ट में इस्तेमाल होता है शब्द। और उन जज साहब से भी पूछ लो कभी विष्णुदत्त के बारे में बता करके, तो वो जज साहब, जो हाईकोर्ट जज साहब या सुप्रीम कोर्ट जज साहब, कहेंगे कि असली न्यायमूर्ति विष्णुदत्त जैसा होता है। मैं नहीं चुप बैठूंगा। और मैं नहीं, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, राजस्थान की जितने भी जनता है वह भी चुप नहीं बैठे, युवा चुप नहीं बैठेंगे। यहां पॉलिटिक्स की आवश्यकता ही नहीं है, जनता तैयार है, जनता उद्वेलित है। पॉलिटिशियन तो जनता के अनुसार काम करते हैं, करेंगे, देख लेना आप थोड़े दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। मतलब अपने सीनियर अधिकारियों के अगेंस्ट जाकर के भी उन्होंने उसको न्याय दिलवाया। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसको जानने वाले सबको पता है कि उसको कभी किसी पॉलिटिशियन के पास मिलने जाते हुए नहीं देखा है। वह कभी अपने अफसरों के पास बिना बुलाए नहीं गया, और कम बोलने वाला, मृदुभाषी, लेकिन गुंडों के लिए काल। उसके थाने में आप पता करिए, जुआरी, सटोरिये, भूमाफिया, शराब माफिया भाग जाते थे। जब तक विष्णुदत्त रहेगा तब तक नहीं आएंगे वो लोग। इसलिए ऐसे व्यक्ति को न्याय मिलना, न्याय शब्द का सही अर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। यहां पुलिस की भूमिका थोड़ी संदिग्ध है। मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि डीजीपी ने कहा कि हमारे टॉप 10 पुलिस वालों में था। मैं विरोध करता हूं इस बात का। हमको सवाल पूछना चाहिए डीजीपी से कि ये 9% कौन थे। मैं दावे से कहता हूं, अगर डीजीपी इससे एक सुपर व्यक्ति बता देवे, नहीं बता पाएंगे। और सुनिए, जिन एसपी और आईजी ने उस व्यक्ति को सही काम करने से रोका, उनका जमीर नहीं था, अंदर से आवाज नहीं आई। उन्होंने नहीं कहा कि यह विष्णुदत्त की मौत में हमारी भूमिका है, और भूमिका नहीं है तो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, यह नहीं कहा। उनका एक कोहिनूर हीरा चला गया था, नहीं कहा ना, आपने मीडिया पे कहीं नहीं सुना ना। इसका मतलब जमीर समाप्त हो गया। उनको शर्म तो आनी चाहिए थी कि उनका एक एसएचओ जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, चाहे वो हत्या है चाहे आत्महत्या है, दोनों अवस्थाओं में, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? उनको क्या डीजीपी को उनको हटाना चाहिए था या उनको स्वयं हटना चाहिए था? दोनों काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया ऐसा काम कि उनको हटाने का, अथवा उनसे सवाल जवाब करने का, अथवा उनको चार्जशीट देने का, कोई काम नहीं किया गया राजस्थान में। इतनी संवेदनशील सरकार कहलाने वाले लोग असंवेदनशील कैसे हो गए, ये सवाल है मेरा। डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री दोनों ने इसमें कैसी भूमिका निभाई? उनका, विष्णुदत्त जी का मोबाइल जो पुलिस के पास है, परिवार को और जनता को संदेह है राजस्थान सरकार पर और पुलिस पर। क्या आपको लगता नहीं उनका मोबाइल उनके परिवारजनों के सामने खोलना चाहिए था? नहीं खोला गया, चुपके से खोल लिया गया। उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, चैट हो सकती है, एसएमएस हो सकते हैं, हो सकता है वो डिलीट हो जाए। सीबीआई जांच जब तक करेगी तब तक उसमें डाटा ही नहीं बचेगा। जो जनता संदेह कर रही है, क्या उनके संदेहों का निवारण नहीं करना चाहिए? नहीं किया गया। ये सारे सवाल है। मुख्यमंत्री के पास अगर गृह मंत्रालय को संभालने का समय नहीं था और ये हालात हो चुके हैं हमारी पुलिस के, क्या जरूरत थी गृह मंत्रालय अपने पास रखने की? गृह मंत्रालय कोई भी नेता अपने पास इसलिए रखता है
कि पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी के भी पेच कसा जा सके। क्या राजस्थान में कोई भी एमएलए ऐसा योग्य नहीं था जिसको गृह मंत्री बनाया जा सके? कोई मंत्री योग्य नहीं था। 1 लाख काम होते हुए भी मुख्यमंत्री ने उस गृह मंत्रालय को नहीं छोड़ा। सवाल है इस पर भी, और सवाल इस घटना से भी खड़ा होता है जनता के मन में। राजस्थान डूब रहा है। मैं आपको कह देता हूं कि पुलिस की चादर फटी, उन्होंने उस पर कपड़ा लेकर कारी लगा दी, फिर फटी, कारी लगा दी। ऐसे फटते फटते कारी लगाते लगाते पूरी चादर फट चुकी है, और ये पुलिस वाले और मुख्यमंत्री उस पर कालीन बिछा कर कहते देखो हमारा कितना बढ़िया काम चल रहा है। आप पूछ कर देखिए राजस्थान में पुलिस में कांस्टेबलों के क्या हालात। 1 लाख कांस्टेबल है, क्या हालात है, कितने बदतर जीवन वो जी रहे हैं। पुलिस में प्रावधान है कि आप यूनियन और एसोसिएशन नहीं बना सकते। अगर बना सकते होते ना तो ये दर्द सामने आता, कानून में है। लेकिन आईपीएस एसोसिएशन है, आरपीएस एसोसिएशन है। कौन से कानून में बनाई भाई आपने? और जिस कानून में आपने बनाई उसी कानून में कांस्टेबल को क्यों नहीं बनाने देते आप लोग? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय रखना है। अब गृह मंत्रालय के पास या गृह मंत्री के पास समय हो तो चीजें देखे ना। पुलिस सुधार पर क्या काम किए गए? शून्य। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू नहीं किया राजस्थान ने। इतने बदतर हालात है। विष्णु दत्त को उसके कार्यकाल में पुलिस के अफसर नोटिस और चार्जशीट इसलिए देते थे कि वह उन अफसरों के पास जाकर उनका ईगो शांत नहीं करता था, अहंकार शांत नहीं करता था। अपने जिलों में भ्रष्ट जो एसएचओ थे उनको वो आईपीएस अफसर चार्जशीट नोटिस नहीं देते थे, विष्णु दत्त से जुड़े हुए पुलिस कर्मियों को देते थे। ये तो प्रमाण है मेरे पास। फोन आया एक दिन उनका, भेजा मेरे पास इसी ऑफिस में कि मेरे इन योग्य पुलिसकर्मियों को चार्जशीट अथवा परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं उनके पास जाकर उनका ईगो शांत नहीं करता हूं। ये सारे सवाल आप अपने माध्यम से मुख्यमंत्री और डीजीपी को पूछिएगा, जवाब नहीं होगा उनके पास। ये राजस्थान शायद एकमात्र राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा फाइल ट्रांसफर हो जाती है, डीजीपी साहब को पता नहीं चलता है। क्या नहीं लगता ये छोटी बात है? क्या कोई भी फाइल ट्रांसफर हो तो डीजीपी के माध्यम से उस पर ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्या? राजस्थान में नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में जिस तरह पिछली सरकार में तन्मय कुमार काम करते थे, यहां पर भी कई तन्मय कुमार आ गए हैं। और वो तन्मय कुमार क्या काम कर रहे हैं कि सरकार चला नहीं रहा है, कोई भी चल रही है ऑटो मोड पर। इस कारण से ये हालात हुए। विष्णु दत्त जैसा हीरा हमने खो दिया। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, और जानता हूं राजस्थान में संभवतः सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाला व्यक्ति हूं। ये सवाल है जिनके संबंध में डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है। ये कौन डीजीपी है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे ऑनेस्ट कोई अफसर नहीं होगा? मैंने भी कई बार फेसबुक पे लिखा है जनता की लॉटरी लग गई, लेकिन संभवतः उनके भी हाथ बांध दिए होंगे। आप और हम जयपुर शहर में बैठते हैं, आप उनसे सवाल करिए डीजीपी साहब से, क्या साहब आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बताइए, जयपुर शहर में आपकी चलती है क्या? और चलती है तो कितनी चलती है ये बताइए। जनता को कैसी पुलिस मिल रही है? बहुत बुरे हालात है, जनता के भी और पुलिस के भी। किसी को परवाह नहीं है। कारण क्या है कि वोट देने में पुलिस की भूमिका नहीं होती है। अगर पुलिस भी वोट प्रभावित करने में भूमिका रखते होते तो सबसे पहले पुलिस को पूछा जाता। आप और आपके माध्यम से जनता को ध्यान में आ जाए कि राजस्थान कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। रंजिश निकाली जाती है खादी द्वारा, खाकी का इस्तेमाल करते हुए। किन से? जो लोग, आपको मैं एक सवाल और कर देता हूं यहां पर, आप आंकड़ा निकालिए। जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, आरटीआई का इस्तेमाल करके एविडेंस जुटाते हैं और एसीबी को देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितने अन्याय, झूठे मुकदमे, मारपीट, जानलेवा हमले हुए हैं, सर्वाधिक राजस्थान में जोधपुर रेंज में हुए हैं।
और उस रेंज में भी सर्वाधिक जोधपुर जिले में हुए हैं। कौन सा जोधपुर जिला? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का जिला। आंकड़े निकालिए। पता है क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों की सूचना निकाल के देते हैं। और सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री के संबंध में एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा एसीबी के अभियोजन स्वीकृति के मामले 3 महीने में निर्णित करने हैं। एक एफआईआर जिसमें 2000 करोड़ का गबन एसीबी ने प्रूव माना और अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा। आदरणीय मुख्यमंत्री 2 साल से उस पर स्वीकृति स्वयं नहीं दे रहे हैं। सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। निर्णय नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या ज्ञान केवल औरों को देने के लिए है कि 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति दो, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जो फाइल पड़ी है उसमें 2 साल भी नहीं देंगे? किन भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाना है? सीधा आरोप है। सीबीआई जांच विष्णुदत्त में नहीं करानी है। किन अपराधियों को लाभ पहुंचाना है? सीधा आरोप है। पुलिस को पंगु बनाकर क्यों रखा है? आप गृह मंत्री क्यों नहीं बनाते किसी को? सीधा आरोप है। सरकार को तन्मय कुमार जैसे अफसरों के भरोसे क्यों छोड़ रखा है? सीधा आरोप है। पॉलिटिक्स में क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनको जनता से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को सेट करने की पड़ी हो? सीधा आरोप है मेरा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रंजिश निकालने में सबसे सुपर माने जाते हैं। हो सकता है आपको दिए हुए इस इंटरव्यू के बाद या आजकल में ही इसी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मेरे को भी झूठे मुकदमे में डालकर बंद कर देवें। सरल नहीं होगा। हाईकोर्ट के वकील को झूठे मुकदमे में डालना सरल नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये इमेज रही है। ये सीबीआई जांच कराने के मास्टर कहलाते हैं। अपनी ही पार्टी के पॉलिटिशियन को अंदर डलवाने के मास्टर कहलाते हैं। दुश्मनी निकालने के मास्टर कहलाते हैं। दुश्मनी पाल के रखते हैं, भूलते नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या अपेक्षा रखें और हम क्या जनता क्या अपेक्षा रखें इनसे? सीधा आरोप है जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर आपके पास जवाब हो या आपको ये देते हो तो लाइएगा और आप जनता को दिखाइएगा। विष्णुदत्त को न्याय नहीं मिला ना, आज आपके सामने कह रहा हूं, जिसने सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा, जिसने, मुख्यमंत्री समेत, अगर वो अगले चुनाव में अपनी जमानत बचा लेवे तो आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आइएगा। तो ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के बड़े जुझारू और निर्भीक वकील गोवर्धन सिंह जी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति।